Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to our next lecture. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को हम यूजिंग डिवाइड एंड कंकर मेथड सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम फाइंड करेंगे. देयर इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कंकर अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि हमारे पास डिवाइड एंड कंकर मेथड 3 स्टेप्स में काम करता है, डिवाइड, कंकर एंड कंबाइन. तो यही स्ट्रेटेजी हमें आज के इस प्रॉब्लम में भी नज़र आएगी. लेट्स वी लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम. फॉर सपोज दैट वी हैव टू मैट्रिसेस A and B, whereas these both are the square matrices. A consists of the number of elements that has n rows and n columns. n rows and n columns. Similarly B हमारे पास एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं. Multiplication is defined as C is equal to A dot B such that Cij is equal to is given by this formula. K is equal to 1 to n aik into ckj. ठीक, इस फार्मूले को हम आगे डिटेल में चल के देखते हैं कि ये कैसे ड्राइव हुआ है. लेट वी कंसिडर दिस एग्जांपल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर दिस कंसेप्ट. A consists of 4 elements. A is a 2 by 2 matrix, 2 rows and 2 columns. Similarly B is again a 2 by 2 matrix, 2 rows and 2 columns. अब अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें उस मेथड से जो कि अब तक हम पढ़ते आए हैं, तो उसके मुताबिक इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ यूँ निकलेगी. A like this, A11 would be multiplied by B11 and then A12 would be multiplied by B21 और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे. राइट, तो ये जो हमारा फार्मूला है बेसिकली, लेट्स से दैट हम k की वैल्यू जो है 1 से 2 तक वेरी करें कि जैसे 1 से n तक जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास k 1 से 2 तक जा रहा है और i और j को मैं फिक्स कर दूं. लेट्स सी दैट हाउ दिस फार्मूला इज अप्लाइड ऑन दिस फार्मूला इज अप्लाइड फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जांपल अगर हमने C11 फाइंड करना हो, C11 which is this, so according to our formula that could be A, और मैं A को जो है पहला चूंकि अरे हम ले रहे हैं C11, so we will have A11 into B11 plus A12 into B, that would be 2 1. तो दो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी. अब आप ये देखें A11 ये टर्म्स इसको करिस्पॉन्ड कर रही है और ये टर्म जो है ये इसको करिस्पॉन्ड कर रही है. अपेरेंटली हमारा लूप 2 दफ़ा चलेगा, ठीक, और इस पहली टर्म को कंप्यूट कर देगा और उसको सम करके हमें प्रोड्यूस कर देगा. 2 दफ़ा नेक्स्ट टाइम चलना है इस लूप ने और अगली टर्म कंप्यूट हो जाएगी. अगर मैं ये स्टेटमेंट लूप में लिखूँ, same 2 times here and 2 times here, so total it would run in 8 times. ठीक, अगर हमारे पास मैट्रिक्स साइज 2 by 2 का है तो उसके 4 एलिमेंट फाइंड करने के लिए 2 मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों 2 by 2 के हैं, उनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं. इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टोटल 8 ऑपरेशंस ये वाले परफॉर्म करने पड़ेंगे. ठीक, सो अगर मैं मैट्रिक्स साइज स्क्वायर कंसीडर करूं और 2 ले लूं तो 2 raised power 3 मुझे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे. ठीक है, एंड हेयर इज़ द एग्जांपल जिसको वर्कआउट करके दिखाया हुआ है कि कैसे जो है ये एक्सप्रेशन वाइज हमने इसको यहाँ वैल्यूज़ की सूरत में लिख दिया और इसको रिजल्ट हमने फाइंड कर दिया. सो टोटल वी विल हैव 8 मल्टीप्लिकेशन एंड 4 एडिशंस. नाउ हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है. अभी हमने एग्जांपल देखी, अब हम एल्गोरिथम पे आ रहे हैं. दिस इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम. लेट्स से दैट हमारे पास इस सब रूटीन को हम 2 मैट्रिसेस पास करते हैं A एंड B, एंड ईच इज ऑफ साइज n क्रॉस n.
राइट। सी एक और तीसरा मैट्रिक्स हम यहाँ पे जनरेट करते हैं जो कि वो भी n क्रॉस n साइज का है। आल्दो ये एल्गोरिदम हम नॉन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिंपलेस्ट केस को सामने रखते हैं, विच इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज n बाई n। चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसके रोज और कॉलम बराबर होंगे, a डॉट रोज लेने से n में हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आ जाएंगे। नाउ वी रन दिस फॉर लूप फॉर i बराबर है 1 to n, फॉर i बराबर है 1 to n, j बराबर है दिस, सी आई जे वी इनिशियलाइज विद 0, फॉर k बराबर है 1 to n एंड वी गेट दिस। ठीक है, अभी पिछली स्लाइड के ऊपर हमने ये देखा है कि हमें ये वाला ऑपरेशन 8 दफ़ा परफॉर्म करना पड़ेगा अपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर मैं n की जगह पे 2 रख दूं तो ये वाला लूप 2 दफ़ा चलेगा, ये वाला 2 दफ़ा और ये वाला 2 दफ़ा, सो टोटल इट वुड रन 8 टाइम्स। तो वो जो 8 टर्म्स हमें जनरेट करना थी पिछली स्लाइड के ऊपर, वो यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो 8 टर्म्स हमने जनरेट करनी है, नीचे हमने लिस्ट किया हुआ है। ठीक, सो दीज आर द 8 टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप इस एल्गोरिथम को ज़रा रन करके देखें कि कैसे ये मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स जनरेट होंगी और हमारे पास फाइनली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे बन जाएगी। आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू टेक अ कॉपी पेंसिल एंड वर्क आउट दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। कोई भी डेटा लेके आप उसको वर्कआउट कर लें। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें समझ आ गई। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, टाइम कम्प्लेक्सिटी पे जाने से पहले इसको मैं एक दफ़ा रन करके एक टर्म पहले हम ये जनरेट करने की कोशिश करके देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। इन इनिशियल i is 1, j is 1 एंड वी सी दैट k is 1। ठीक है, तो ये 2 दफ़ा लूप चल रहा है, ये ऊपर डबल लूप है और नीचे ये तीसरा लूप है उसका। सो जब i1 और j1 होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से जनरेट हो रहे होंगे टर्म्स, c1 1 दैट इज इक्वल टू c1 1 प्लस a1 1 इंटू b1 1, और जब दूसरी दफ़ा ये वाला k वाला लूप चलेगा तो फिर हमारे पास यही चीज़ फिर से जनरेट हो जाएगी, c1 1 दैट इज इक्वल टू c1 1 प्लस राइट। तो दूसरी दफ़ा लूप के चलने पे आपके पास ये वाली टर्म जनरेट हो जाएगी a1 2 एंड b2 1, जो कि पिछले c1 1 के साथ ऐड हो जाएगी, और इनिशियली c1 1 क्या था हमारे पास, दैट वाज 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो टर्म्स हमारे पास जनरेट हुई हैं, ये दो टर्म्स बेसिकली ये हैं। तो इस तरह हमारे पास पहली टर्म जनरेट होगी a1 1 b1 1 a1 2 b2 1। नेक्स्ट टाइम जब i और j की वैल्यूज चेंज होंगी तो फिर हमारे पास अगली टर्म्स जनरेट हो जाएंगी। ठीक, सो इस तरह से हमारे पास सारी 8 टर्म्स जनरेट हो जाएंगी और हम उन 8 टर्म्स से अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब जब हमें यह समझ आ गया कि किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काम कर रही है, हम अपने इस एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को जरा देखने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस लाइन लेट्स से दैट द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम इज गिवन बाय t ऑफ n। इस लाइन को, इस इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए हमारे पास जो टाइम चाहिए वो 1 चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज अ न्यू मैट्रिक्स। यहाँ पे हम असाइनमेंट कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें 1 टाइम चाहिए। ये लूप जो है दिस विल रन फॉर n टाइम, और n प्लस फर्स्ट टाइम ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला लूप हमारा। ठीक है, सो टोटल ये लूप चलेगा n प्लस 1 टाइम। ये जो लूप है, जब ये ऊपर वाला लूप एक दफ़ा चलेगा तो नीचे वाला लूप n प्लस 1 टाइम चलेगा। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, n टाइम ये ट्रू रहेगा और n प्लस फर्स्ट टाइम ये फॉल्स हो जाएगा। सो ऊपर वाला लूप अगर एक दफ़ा चलता है तो ये नीचे वाला लूप n प्लस 1 टाइम चलता है। अगर ऊपर वाला लूप n टाइम चले, यानी n टाइम ट्रू रहे, तो नीचे वाले लूप की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी दैट वुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन n into n प्लस 1, यानी
n+1 टाइम इसने चलना है, सो ऊपर वाला लूप इसको n टाइम चला रहा है, सो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इज गिवन बाय n इंटू n+1। अब ये लूप n टाइम ट्रू रहेगा, लाइन 4 वाला। अगर ये n टाइम ट्रू रहेगा तो इस स्टेटमेंट का चलना जो है दैट वुड बी n टाइम। लेकिन ये जो लूप है okay, so this loop would run n+1 time, this loop would run n into n+1 time, और इस स्टेटमेंट का चलना जो है ये इस लूप की वजह से है। इस लूप ये चूंकि उसकी बॉडी में है और ये वाला लूप n टाइम ट्रू होगा, सो इट वुड रन n टाइम। हाउएवर ये लूप फर्दर इस लूप के अंदर नेस्टेड है और ये n टाइम चल रहा है, लिहाजा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है दैट वुड बी n इंटू n+1। ठीक, फर्स्ट n इसकी वजह से इंटरनल और उसके बाद वाला n इसकी वजह से। अब हम इस लूप को देखते हैं, तो ये लूप जो है दिस इज रनिंग n टाइम्स और n प्लस फर्स्ट टाइम ये फॉल्स हो जाएगा। सो इसकी जो अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट वुड बी n+1 इंटू n। ठीक है, n+1 इसका अपना, एक n इसकी वजह से और एक n इस लूप की वजह से। वी गेट दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर दिस लूप। और फाइनली ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, दिस वुड रन n इंटू n टाइम, क्योंकि ये n+1 टाइम फॉल्स होगा और n टाइम ये वाला लूप ट्रू रहेगा, लिहाजा इसका चलना जो है अपने से इमीडिएट ऊपर वाले लूप की वजह से n टाइम और इसकी वजह से फिर n टाइम, और ये n जो है ये इस लूप की वजह से आ जाएगा। तो इस तरह हमें ये समझ आ गया कि किस तरह से हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज निकाल रहे हैं। और फाइनली जो हमारे पास स्टेटमेंट लाइन 8 पे दी हुई है, जहाँ पे हम c को रिटर्न करा रहे हैं, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 है। यहाँ पे देखें कि हमने इसी टाइम कम्प्लेक्सिटीज को लेके सम अप किया हुआ है। वी हैव रिटन 1 + 1 + n+1 एंड ऑल। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली वी गेट दिस एक्सप्रेशन। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को मजीद सिंप्लीफाई करें, सो वी गेट दिस टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर आवर एल्गोरिथम θn³। ठीक है, और पिछली स्लाइड पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास 2x2 के मैट्रिसेस हों तो ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी, 8 टाइम चलेगी। ठीक, 8 दैट इज 2⁻3। तो हमारा जो मैट्रिक्स साइज था दैट वाज 2। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज n³। तो हमारा जो कन्वेंशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम है जो हमने पढ़ रखा है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास θn³ आ रही है। थीटा क्यों आ रही है, ये बात जहन में रखें कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जैक्टली 8 टाइम चलेगी। दैट्स वाई वी राइट इट एज θn³। इसको हम ओमेगा या बिग ओ नहीं लिख रहे। इस स्लाइड के ऊपर हमने उसी पिछली एग्जांपल को रीवर्क किया हुआ है, और वो जो हमने 8 उसमें ये इसकी 8 इटरेशंस हमने देखनी थी कि 8 टाइम ये कैसे चल रहा है, उसको डिटेल में यहाँ मेंशन किया गया है। यू कैन सी दैट व्हेन i is 1 एंड j is 1, जब ये वाला लूप चलता है i1 j1, ठीक, तो उस वक्त हमारे पास 2 टर्म्स जनरेट हो जाती हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, विच गिव्स अस द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस पॉइंट 21. When we change the value of j, so we get this combination, I is 1 and j is 2. We get again 2 more terms which gives us the final result 20 given over here. इसी तरह से जब i को हम 2 करेंगे और j को 1 करेंगे, so हमारे पास फिर 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे इसके, and we will get this 23. and finally जब हम i को 2 और j को 2 रखेंगे तो 2 और टर्म्स जनरेट हो जाएंगे हमारे पास, विच विल गिव अस द रिजल्ट 15। तो हमारे पास ये रिजल्ट 15 आ गया। दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो एग्जांपल हमने ली हुई है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये देखें a11 और a12। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये देखें, ये वाली टर्म जो है ये यहाँ पे जनरेट हो रही है हमारे पास, और ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास
यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक, इसी तरह से ये जो नीचे वाली टर्म है थर्ड, ये हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रही है A21 एंड B11, और ये वाली टर्म जो है ये यहाँ पे जनरेट हो रही है हमारे पास A22 एंड B21। ठीक है, सॉरी इट शुड बी A21। तो इस तरह से आप जो है इसको वर्कआउट करके देख सकते हैं कि ये कैसे टर्म्स जनरेट हो रही हैं। Now we look at a divide and conquer based method of our algorithm analysis। एक फैक्ट को जहन में रखें कि जहाँ कहीं पे भी आपको लूप लगा हुआ नजर आए किसी भी प्रोग्राम में, या आप किसी एल्गोरिथम को लूप से सॉल्व कर रहे हो, तो यू शुड थिंक ऑफ कि क्या हम इसको रिकर्जन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पास उसका रिकर्सिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। राइट, लेट वी हैव टू मैट्रिसेस A, B एंड C टू मल्टीप्लाई। For simplicity we assume that each matrix has this much element, यानी हर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे those would be the power of 2। ठीक, 2 होंगे, 4 होंगे, यानी 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा, 4 by 4 का होगा, 8 by 8 का होगा, एंड सो ऑन। Suppose that we partition each of A, B and C three matrices into 4 parts, each of size n by 2। कैसे, ये देखें, A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको अगर हम इस 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो हर सब मैट्रिक्स का साइज जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साइज से हाफ होगा। हम A को, B को और C को इस तरह से पार्टीशन कर लेंगे। इस एग्जांपल में आप देखें कि हमारे पास 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स मौजूद है जिसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, दिस A11, A12, A21, A22, और हर हिस्से की जो ऑर्डर है दैट इज 2 by 2, which is half of the original matrix 4 by 4। तो ये बात हमें समझ आ गई कि suppose that we partition each of A, B, C matrix into 4 parts, each of size n by 2। How can we do that? यहाँ से मैं इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। Matrix multiplication is given like this, A dot B, so we can write it like this, C11, C12, C21, C22, A11, A12, B11, B12। ठीक है, इस तरह से हमने हर मैट्रिक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ से इसको देखते हुए हम ये 4 इक्वेशंस जनरेट कर सकते हैं। कैसे, C11 इज गिवन बाय A11 B11, A12 B2 B21। ठीक, सो दिस वे एंड देन दिस वे वी विल मूव आउट। इस तरह से हमने C12 निकालेंगे, C21 निकालेंगे, C22 निकालेंगे। ठीक, तो ये फैक्ट हमने देख लिया कि हम पार्टीशन कर सकते हैं अपने बड़े मैट्रिसेस को। यहाँ तो 4 by 4 का मैट्रिक्स था, ठीक है, 4 by 4 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इस तरह से 4 इक्वेशंस बना ली। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे हम क्या करें, 2 सब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। इन 2 सब मैट्रिसेस के लिए भी हम ऐसी ही 4 इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, लेट हमारा A जो था, A का साइज था 8 by 8। ठीक, तो हम जो आगे 4 सब मैट्रिसेस बनाएंगे, A11, A12, A21, ठीक है, तो उसमें से हर एक का साइज जो होगा दैट वुड बी 4 into 4। अब हर 4 साइज वाले मैट्रिक्स को लेके फर्दर हम 2 into 2 के साइज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यूं हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से हम रिकर्सिव प्रोसीजर यूज़ करते हुए मैट्रिक्स साइज कम से कम करते चले जाते हैं, और फिर हम उसको फाइनली सॉल्व कर सकते हैं जब वो एक बेसिक बेस केस या स्मॉलेस्ट लेवल पे चला जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने 8 क्रॉस 8 के मैट्रिक्स को 8 क्रॉस 8 के मैट्रिक्स को 4 क्रॉस 4 के मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया। अब हर 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स को हम फर्दर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल जो है 16 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस जनरेट हो जाएंगे, और फिर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स को फर्दर हम 1 क्रॉस 1 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस रिकर्जन को आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें ज़रा। तो ये हमारे पास एक रिकर्सिव प्रोसेस जो है हमें
क्लियर हो गया कि पहले स्टेप पे हमारे पास 8 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 64 एलिमेंट्स हैं। अगली रिकर्जन पे जाके हमने उसी को जो है 4 क्रॉस 4 के साइज़ के 4 मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दिया। अगेन नाउ वी हैव 4 इंटू 4 इंटू 4 64 एलिमेंट्स। फर्दर अगली रिकर्जन पे हम गए तो उसको हमने 2 क्रॉस 2 के 4 मैट्रिसेस में डिवाइड कर दिया। सो वी हैव नाउ अगेन 2 क्रॉस 2 मीन 4 मल्टीप्लाई 4 64 एलिमेंट्स। एंड फाइनली वी रीच एट सम बेस केस जहाँ पे हमने 1 बाई 1 के साइज के मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट कर लिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अगेन 64। तो यहाँ से हमें इस इंट्यूटिव वर्क से समझ आ गया कि हम इस प्रॉब्लम को रिकर्सिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हियर इज द रिकर्सिव मेथड ऑफ दैट प्रॉब्लम। ठीक, वी हैव द सेम एल्गोरिथम प्रीवियसली जो हमने देखा था विद सम चेंज। वी डिक्लेयर हियर a matrix of size n by n to multiply that will contain the results of the multiplication of these two matrices A and B। चूंकि सारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं इसलिए अगर हम नंबर ऑफ रोज ले लें तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी इतने ही होंगे n। ये हमारा बेस केस है। बेस केस में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, वी विल जस्ट कंप्यूट दिस C11 वुड बी इक्वल टू A11 B11। ठीक, और हम इसको यहां से रिटर्न करा देंगे। जस्ट आई राइट हियर रिटर्न, राइट, रेट जस्ट फॉर रिटर्न। अगर हमारे पास साइज जो है हमारे मैट्रिक्स का 1 से बड़ा है तो फिर हम उसकी पार्टीशन करेंगे 4 पार्ट्स में, तीनों मैट्रिसेस की A, B और C की। ठीक है, इसकी पार्टीशन कैसे करेंगे उस पार्टीशन को हम अगली स्लाइड्स पे चल के देखते हैं। लेट्स से दैट इसमें से हमने हर मैट्रिक्स को 4-4 हिस्सों में डिवाइड किया तो टोटल हमारे पास 12 सब मैट्रिसेस जनरेट हो गए। ठीक है, जैसे A के लिए कौन से हैं, A11, A12, A21 एंड A22। तो इसी तरह B के मैट्रिसेस सब मैट्रिसेस जनरेट करेंगे और C के भी पार्ट्स जनरेट करेंगे। हम इनकी पार्टीशंस कर लेंगे। और अब इसको गौर से देखें, वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रिकर्सिव द नेम ऑफ आवर सब रूटीन, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इसी सब रूटीन को दोबारा कॉल कर रहे हैं इसके अंदर ही, लेकिन प्रॉब्लम साइज अब हमारे पास रिड्यूस हो गया। राइट, A11 की बजाय A की बजाय अब हम A11 दे रहे हैं और A11 का साइज हाफ है ओरिजिनल मैट्रिक्स से। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कैसे हाफ आ रहा था, मैं आपको दोबारा दिखा दूं। यहाँ पे देखें कि दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 4 by 4, A11 is 2 by 2 which is half of the size of this matrix। A12 is half size matrix, इस तरह से A21, इस तरह से A22। तो प्रॉब्लम साइज हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो गया और उसी मेथड को हम दोबारा से कॉल कर रहे हैं, दैट इज अ रिकर्जन, और इसको हम ऐड कर रहे हैं फिर इसके साथ। इसी तरह से हम C12 को जनरेट करेंगे, इसी तरह से C21 को जनरेट करेंगे और C22 को जनरेट करेंगे। पिछली स्लाइड पे हमने ये 4 इक्वेशंस ड्राइव की थी और ये जो रिकर्सिव कॉल्स हैं ये इसी इक्वेशंस के मुताबिक ही हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि C11 जो है, C11 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ A11 B11 मल्टीप्लिकेशन ऑफ A11 B11 एडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ A12 B21 मल्टीप्लिकेशन ऑफ A12 B21। तो हमने इस इक्वेशन को इन अदर वर्ड्स यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। द थर्ड इक्वेशन इज इंप्लीमेंटेड इन दिस पार्ट एंड द फाइनल इक्वेशन इज इंप्लीमेंटेड ओवर हेयर। ठीक, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकर्सिव सॉल्यूशन हमारे पास निकल आया। प्रीवियसली हमने देखा है कि इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम लूप के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं और अब हमने ये देखा कि इसको रिकर्जन के जरिए से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पार्टीशन कैसे करेंगे मैट्रिसेस को। ठीक है, पार्टीशन करने के लिए हम इस लॉजिक को थोड़ा सा देखते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास जो है N1, हम नया साइज जो बनाने जा रहे हैं वो ओरिजिनल साइज का हाफ है। अगर हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स 4 by 4 का है तो नया मैट्रिक्स 2 by 2 का होगा। 2 से उसको डिवाइड कर लेंगे, रोज को भी और कॉलम को भी।
A11 हम कैसे फाइंड करेंगे? दैट वुड बी फाउंड यूजिंग दिस कोड फॉर I in N1, फॉर J in N1, A11 ij दैट वुड बी इक्वल टू Aij। ठीक है, तो Aij पे आप उसकी वैल्यूज पुट कर लें। मिसाल के तौर पे हमें ये 4 चीज़ें जनरेट करनी है, तो ये 4 चीज़ें इस नेस्टेड लूप इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए से जनरेट हो जाएंगी। When I would be 1 and J would be 1, we will have A11, A12, A21, A22, क्योंकि ये N1 तक जा रहा है और N2 हमारे पर्टिकुलर केस में 2 है। जब हम N का साइज 4 रख रहे हैं तो N1 would be 2। इसी तरह से जब हमने A12 जनरेट करना हो तो आप देखें कि यहाँ पे ये 4 हमें वैल्यूज जनरेट करनी है और ये 4 वैल्यूज इन 2 लूप को लगा के और इससे हम इसको जनरेट कर सकते हैं, राइट। In the same way, we will apply a nested loop for A21, this for I, this for J, and we will generate using this statement, we will generate these 4 values, and similarly we will generate these 4 values with the help of this, right। तो पहला पार्ट जो हमारा A11 का था वो बेसिकली ये बन रहा होगा, ठीक है, उसको हमने लूप के ज़रिए से क्रिएट कर लिया। दूसरा पार्ट हमारे पास ये बन रहा है, तीसरा पार्ट हमारे पास ये बन रहा है और चौथा पार्ट हमारे पास ये बन रहा है। तो इस तरह से हमने पार्टीशन यूज़ करते हुए इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि आपको 4 हिस्से जनरेट करने हैं, लेकिन हर हिस्से को जनरेट करने के लिए आपके पास डबल लूप लग रहा है विच गोज़ अप टू n/2 टाइम ईच लूप, ठीक है। और इट वर्क्स like this, क्योंकि nested loops हैं तो it would be n²/2 for this, similarly n²/2 for this, similarly n/2 square for this, and similarly for this. So finally we will have 4n/2 square। ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलेगी ये 4 पार्टीशनें निकालने के लिए, और इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स आवर थीटा n², क्योंकि हमारा ये जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है ये कॉन्स्टेंट्स को जो है उसको निगलेक्ट कर देगी, छोड़ देगी, इसको भी और उसको भी। तो वी विल गेट दिस थीटा n² विच इज़ गिवन ओवर हेयर। दैट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर पार्टीशन स्टेटमेंट और पार्टीशन एल्गोरिदम। अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं अपने ओवरऑल एल्गोरिदम की, जो कि हमने रिकर्सिव डिज़ाइन किया हुआ है। इस स्टेटमेंट की टाइम कम्प्लेक्सिटी दैट इज़ 1, इसकी इस स्टेटमेंट की टाइम कम्प्लेक्सिटी 1, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1, इस स्टेटमेंट की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास 1 आएगी। पार्टीशन की हमने अभी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली दैट इज़ थीटा n²। लाइन 6 को आप अगर गौर करें, लाइन 6 के ऊपर हमारे पास हम 2 सब साइज मैट्रिसेस या हाफ साइज के मैट्रिसेस को रिकर्सिवली मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर हम उनको ऐड कर रहे हैं। चूंकि प्रॉब्लम साइज यहाँ पे हाफ हो रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज n/2, राइट। अगर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी t ऑफ n है तो इसकी कम्प्लेक्सिटी t ऑफ n/2 होगा, और ये चूंकि 2 दफ़ा कॉल हो रहे हैं तो टाइम कम्प्लेक्सिटी वुड बी 2t n/2। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन कितना टाइम ले रहा है इसको हम यहाँ से देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि n इज़ 2, यानी यहाँ पे हमने 4x4 का मैट्रिक्स भेजा था, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं हम, और यहाँ पे जो है हाफ होने के बाद वो 2 रह गया, सो 2/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, दोनों a और b दोनों। सो अगर हमारे पास n2 है तो n²/4 दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक, यानी 2/2, यहाँ भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक, और ये भी 2, तो हम इन दोनों का अगर हम स्क्वायर ले लें दैट इज़ 2 का स्क्वायर ले लें दैट इज़, और उसको 4 से डिवाइड करें तो ये 1 आता है। यानी अगर हम 2 n/2 के मैट्रिसेस को जमा करते हैं तो हमें एक एडिशन परफॉर्म करनी पड़ती है विच कुड बी रिप्रेजेंटेड, दिस वन एडिशन कुड बी रिप्रेजेंटेड विद दिस एक्सप्रेशन, राइट। आप बड़े साइज के मैट्रिसेस ले लें और उनको देखें कि क्या वो भी इसी तरह से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड। सो फाइनली
हमारा ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी, दैट वुड बी, आई जस्ट ऐड देम, this one, this, that is 5, 2t n by 2, 2t, so it would be 8t n by 2, and then this is theta n square, और ये चारों मिलके ये वाली चीज़ें, ये भी थीटा एन स्क्वायर के बराबर ही आएगा, राइट। सो इसको मैंने 2 थीटा एन स्क्वायर लिख लिया। ये आपने सोचना है कि ये सारा, ये चारों मिलके थीटा एन स्क्वायर के बराबर कैसे आ रहे हैं। So because I'm going to find an asymptotic notation, asymptotic bound, so 5 को हम neglect कर देंगे, that is a constant, and we will keep these two terms, 8t n by 2 plus theta n square, 2 being a constant, ये फिर से इसमें से subsume हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। Now using the Master theorem method, this recurrence has time complexity n cube, theta n cube। अगर आप इसके ऊपर मास्टर थ्योरम मेथड लगाएं, जो कि तीसरा केस बनेगा मास्टर थ्योरम मेथड का, उसको जाके आप वर्कआउट करें, तो आपके पास ये टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलती है, और ये वही टाइम कम्प्लेक्सिटी है जो नॉन रिकर्सिव मेथड की हमने देखी थी। यानी हमने आज के लेक्चर में पहले नॉन रिकर्सिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखा, जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थीटा एन क्यूब था, और फिर हमने उसका रिकर्सिव अल्टरनेट देखा, उसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी थीटा एन क्यूब ही आ रही है। ओके अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेस कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, और अब मैं दोबारा उसी चीज़ को रीआइट्रेट कर रहा हूँ कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहा। स्पेस हमारे पास एबंडेंस में अवेलेबल है। हमारा मोस्ट ऑफ द कंसर्न जो है वो यही है कि हम अपने एल्गोरिथम का टाइम कम से कम करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।